जी, आज के इस व्याख्यान में हमारे बीच में उपस्थित सर्वश्री भाई साहब, आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित दीपक जी और हमारे जो इस विचार प्रवाह के हमारे प्रांत के संयोजक हैं धीरेन्द्र जी चतुर्वेदी, जिनके माध्यम से मुझे आज यहाँ आपके सामने उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसे धीरेन्द्र जी चतुर्वेदी, आप सभी 8 जिलों से जो शिक्षक शिक्षिका बंधु बहनें इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं मेरे विद्यार्थी, मेरे प्राध्यापक साथी, मेरे दूसरे मित्र, आप सभी का मैं विचार प्रवाह मध्य भारत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का विषय है और जो विषय मैं आज आपके बीच में रखने वाला हूं, तो जिन लोगों के बीच में मैं ये विषय रखने वाला हूं उसमें से अधिकांश तो हमारे शिक्षक समुदाय के बंधु हैं। और चूंकि मैं भी एक शिक्षक हूं, मेरे पिता भी शिक्षक थे, परिवार में शिक्षा का बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे रहीम का वो श्लोक याद आता है, दोहा याद आता है कि रहीमन सुख उपजत है, बढ़त देख निज गोत, और जो बढ़ रही अखियां निरखी, अखियन को सुख होत। जिस तरह अपना विराट समुदाय देखकर हमें उसी प्रकार प्रसन्नता होती है जिस तरह बड़ी आंखों को देखकर आंखों को प्रसन्नता होती है। तो आज आपके बीच में पाकर मैं अभिभूत हूं। और जैसा कि आज का विषय है कल, आज और कल, यानी भारत कल, आज और कल। तो जहां तक हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में बीते हुए कल के लिए और आने वाले कल के लिए गया है कल। लेकिन यदि हम देश के विभिन्न दुनिया के विभिन्न देशों में इन शब्द का अगर पर्यायवाची ढूंढते हैं तो चीन में ज्योतियन और मिंगतियन आने वाले कल के लिए और कल के लिए है। फ्रेंच भाषा में हिए और डूमा शब्द है। जर्मनी में गस्टन और मागन शब्द है। अंग्रेजी में यस्टरडे और टुमारो है। तो दार्शनिक मीमांसा यदि हम करते हैं इस विषय की तो ध्यान में यह आता है कि भारत में बीता हुआ कल और आज आने वाला कल ये एक ही है, लेकिन विश्व के दूसरे देशों में, दूसरी भाषाओं में बीता हुआ कल और उनका जो आज का कल है वो अलग अलग है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत, ये हमारी धारणा रही है कि जो घट रहा है वो पहले भी घट चुका है और जो अब घटेगा वो पहले भी घट चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं हम पुनर्जन्म और अन्य चीजों पर विश्वास रखते हैं। और ध्यान में आता है, इसके उदाहरण भी हैं। यदि रामायण को देखें तो रामायण में जब बाली का वध श्री रामचंद्र जी के द्वारा होता है तो बाली को शक्ति होती है कि जो भी उसके सामने आता है वो उसकी शक्ति हर लेता है। तो इस कारण जो है रामचंद्र जी को पेड़ की आड़ से तीर चलाकर उसका वध करना पड़ा। अब बाली जो था वो इंद्रपुत्र था और रामचंद्र जी जो थे वो सूर्यवंशी होने के कारण सूर्यपुत्र माने जा सकते हैं। अब महाभारत में यदि हम इस चीज, तो जब कर्ण रथ का पहिया चल रहा था उस समय अर्जुन ने उसका वध किया। वहां कर्ण जो था वो सूर्यपुत्र था और अर्जुन वो इंद्रपुत्र थे। तो कहने का तात्पर्य यह कि जो पहले घटा उसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं घटती है। और जब हम वर्तमान के धरातल पर खड़े होकर भूतकाल की खिड़की से अपने देश के भविष्य को देखने का प्रयास करते हैं तो एक बात गंगा जल की तरह स्पष्ट और सूर्य की रोशनी की तरह साफ होती है कि भारतीय परंपराएं, भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय मूल्य और भारत के गौरवशाली अतीत को अंग्रेजों के पहले, अंग्रेजों के समय और अंग्रेजों के बाद कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता रेशनिस्ट लोगों ने, वामपंथी लोगों ने हमेशा महसूस की। और जब रूस में सर्वहारा के नाम पर किसानों के द्वारा की गई क्रांति चालू हुई तो इटली में और बहुत सारे देशों में
कम्युनिस्ट पार्टी के पदों से लोगों ने इस्तीफे दे दिए। तब इटली के एक विचारक थे ग्राहमशी, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कि सरबराह के नाम पर हम किसी देश को तोड़ नहीं सकते, कम्युनिस्ट शासन स्थापित नहीं कर सकते, अपने एजेंडे को लागू नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वहां पर जो उनकी आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी जो उनकी है वो खत्म करना पड़ेगी, और जो एक लंबे समय तक शासन करने के कारण उस और जो दर्शन स्थापित किए हैं कहीं उन्हें खंडित करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपना शासन, तब जाकर हम अपना एजेंडा वहां पर स्थापित कर सकते हैं। और इसी एजेंडे के कारण भारत के लोगों को बहुत सारी तरह की जो है विडंबनाओं में, फॉल्ट लाइनों में इस देश के राष्ट्र को, इस देश के समाज को तोड़ने के प्रयत्न भारत में पहले भी हुए, आज भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। तो वर्तमान में जो आज का विषय है, भारत कल, आज और कल, ये हमारी गौरवशाली उपलब्धियों को बताने का तो है ही, साथ ही भारत के राष्ट्र और समाज को इन चुनौतियों के बारे में अवगत कराकर भविष्य के भारत को सक्षम और समर्थ बनाने का भी आज का मेरा जो वक्तव्य है उसका उद्देश्य है। तो भारत के लोगों को एक बात बड़ी जोर शोर से पढ़ाई गई, वो ये पढ़ाई गई कि हम अवैज्ञानिक थे, हमारा कोई विज्ञान नहीं था। और ये दिखता भी है, भारत के अंदर जितने भी पाठ्यक्रम है, जितने भी विषय हैं, जब उन विषयों की परिभाषाएं, विभिन्न विषयों की परिभाषाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी या विदेशी जो है प्रारंभ किया जाता है। यानी उस विषय के संबंध में भारतीय दृष्टि वो क्या है ये बताने का जो है प्रयास कभी हमारे यहाँ के लेखकों को नहीं किया, प्रकाशकों ने नहीं किया और साहित्य में नहीं हुआ। और उसके कारण ये हुआ कि भारत का जो छात्र वर्ग था, भारत का जो शिक्षार्थी था, भारत का जो अध्यापक था, भारत के जो ज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो अतीत कहीं अपने आप के स्वाभिमान को खो बैठे। और स्वाभिमान को खो बैठने के कारण कहीं ना कहीं जो हमारा राष्ट्रत्व है उसको कहीं ना कहीं हानि हमेशा पहुंची है। इसलिए हम पहले क्या थे, आज क्या हैं और भविष्य में क्या होंगे, वास्तव में इस विषय को निरूपित करने वाला विषय है भारत कल, आज और कल। तो जैसे कि पहली फॉल्ट लाइन है, भारत के बारे में बताया गया कि हम अवैज्ञानिक थे। तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी 2 महीने पहले अप्रैल में, मार्च, भारतीय नववर्ष हम सब ने मनाया, विक्रम संवत 2077, युगाब्द 5122। दुनिया के बहुत सारे देशों के तो इतिहास में 5000 का युगाब्द नहीं है, वर्ष नहीं है, कहीं 2000 साल, कहीं 700 साल, कहीं 800 साल, कहीं 1400 साल, ऐसे उनके चलते हैं। और सबसे पुराना जो हमारा संवत्सर है, जिसको हम ब्रह्म संवत बोलते हैं, जो 1,97,39,19 वर्ष पुराना जो हमारा है। और इस फिगर में भी एक बहुत ये जो हमारा बहुत बड़ी बात है, और इसमें फिगर में जो बात है वो ये है कि ओनली मैन मेड ऑब्जेक्ट क्रॉस अवर सोलर सिस्टम इज वाइजर टू विच वाज 1978। जो ये मैन मेड ऑब्जेक्ट था, इसको एक्सट्रेल सिविलाइजेशन के लिए एक वैज्ञानिक ने, उसका नाम था कार्ल सेगन। और कार्ल सेगन जो थे, उनकी एक बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है कम्युनिकेशन विथ एक्स्ट्रा, जो 1973 में पब्लिश हुई। और इस पुस्तक के पेज नंबर 123 पर उन्होंने जो लिखा वो हम सब भारतीयों के लिए गौरव करने वाला विषय है, हमारी हिंदू कालगणना के लिए गौरव करने वाला विषय है। उसमें उन्होंने लिखा कि ओनली द cosmological calculation of ancient Hindu is match the modern cosmological calculation। यानी प्राचीन भारत की जो काल गणना थी, जो एक खगोल पृथ्वी के सृष्टि के संबंध में, वो मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन के पास पाई गई। यानी 1,98 करोड़ तक हम पहुंचे। मॉडर्न कैलकुलेशन 4 अरब समथिंग है, जो सही है या नहीं वो बाद का विषय है, लेकिन उसका ये कहना था कि भारत जो था वो बाकी विश्व के जो सभ्य कहलाने वाले राष्ट्र हैं, और जो विश्व के अपने आप को विज्ञान की दृष्टि से बहुत उन्नत कहलाने वाले राष्ट्र हैं, वो उस कैलकुलेशन के पास तक भी नहीं पहुंच पाए। अब यह तथ्य बताता है कि हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी थी जो दूसरे लोगों को नहीं थी। अभी एक विषय
कुंभ के मेले का भी आया। कुंभ का मेला अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, जो 4 आश्रमों के संदर्भ में लोगों को अवेयर करने के लिए भारत की संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जो वाजपंथी हैं, रेस्टलिस्ट जिनको बोला गया, एस.बी. राय, उन्होंने कुंभ मेलों का इतिहास 10,000 वर्ष पुराना बताया है। मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि मैं विधि का प्रोफेसर हूं और हमारे यहाँ एक थ्योरी पढ़ाई जाती है, कार्ल प्रॉपर की थ्योरी है, जिसको बोलते हैं जिस थ्योरी का नाम है फाल्सिफिकेशन की थ्योरी। और फाल्सिफिकेशन की थ्योरी ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति ये नैरेटिव स्थापित करता है कि दुनिया में सारे हंस सफेद हैं, तो दुनिया के हर हंस को पकड़ के उसका रंग चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ऐसा हंस ढूंढ के ले आओ जिसका रंग सफेद नहीं है, तो यह मान लिया जाएगा कि दुनिया के सारे हंस सफेद नहीं है। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन, जो कार्ल पॉपर ने स्थापित की। तो वास्तव में मैं ये ऐसे ही हंस पकड़ के लाया हूं जिसको वो अपने मना नहीं कर सकते। एस.बी. राय रेस्टलिस्ट थे, वामपंथी इतिहासकार थे, उन्होंने कुंभ मेलों का इतिहास अपनी पुस्तक में 10,000 वर्ष पुराना बताया है। और फिर हेवेनसांग, चाइना के जो एक हमारे यहां संत आए 600 ईस्वी पूर्व, उन्होंने अपने ग्रंथ में कुंभ मेले में आने का वर्णन स्थापित किया है। और इस तरह हम देखते हैं कि वामपंथी लेखक भी या रेस्टलिस्ट लेखक भी कुंभ मेलों का इतिहास 5,000 वर्ष पुरानी परंपरा भारत के संदर्भ में इसको बताया जाता है। अब कुंभ का मेला कहां लगता है? कुंभ का मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। और 4 स्थानों पर कब लगता है? हर 12 वर्ष के बाद उसी स्थान पर लगता है जहां पर पहले लगता है। अब 12 वर्ष के बाद क्यों लगता है? तो 12 वर्ष के बाद इसलिए लगता है कि ये जुपिटर की साइकिल पर आधारित है। बृहस्पति ग्रह का रोटेशन पीरियड 12 वर्ष का होता है। जैसे प्रयाग में तब होता है जब बृहस्पति ग्रह वृष राशि पे होता है, अर्धकुंभ तब होता है जब बृहस्पति जो है वृश्चिक राशि पर होता है, उज्जैन में तब लगता है जब बृहस्पति जो है सिंह राशि पे होता है, इसलिए उसको सिंहस्थ कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस विराट खगोल में जुपिटर ग्रह की साइकिल 12 वर्ष की है। ये भारत के लोगों को 10,000 वर्ष पहले पता था, और जो लोग हमें वैज्ञानिक बताते हैं उनको ये 150 वर्ष पहले पता चल पाया। उसके बाद भी हम अवैज्ञानिक हैं। एक और त्योहार हमारे यहां मनाया जाता है मकर संक्रांति। मकर खिचड़ी का त्योहार ही बोलते हैं। अभी जो महाभारत सीरियल आ रहा है उसमें भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का दिन मकर संक्रांति ही चुना था। महाभारत कब की है? महाभारत का जो घोषित, यानी जो फिर मैं आपको बताऊंगा, जो रेस्टलिस्ट इतिहासकार हैं वो भी जो वामपंथ इसको महाभारत को बताते हैं तो 3100 साल वर्ष पुराना वो ग्रंथ उसको बताते हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि मकर संक्रांति पर्व जो है वो महाभारत काल का है, और उसमें हम देखते हैं कि सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण जाने का ये एक पर्व है, यानी मूविंग फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये एक ऐसा होता है जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है, और ये जो पृथ्वी है ये अपने एक्सेस पर रोटेट कर रही है। अगर ये स्टेट होती तो सूर्य की किरणें इसके जो है सीधे उसके इक्वेटर के आसपास कंटिन्यूअस गिरती, और वह इलाका रेगिस्तान बन जाता, और बिकॉज एक्सेस हीट। और उसके बाद जो नॉर्थ पोल थे और जो साउथ पोल थे वो भी कहीं ना कहीं बर्फीले रेगिस्तान बन जाते, और फिर ना तो जो है मौसम परिवर्तन होता और ना जीवन होता। पर फैक्ट ये है कि अर्थ स्ट्रेट ना होकर ये 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है, और हाफ ऑफ द टाइम जो सूरज होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर पर रहता है, हाफ ऑफ द टाइम जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर रहता है। तो मौसम भी बदलता है और जीवन भी चलता है। मकर संक्रांति हम कब से बना रहे हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। तो द अर्थ टिल्ट एंड इट्स सक्सेसिव चेंजिंग ऑफ द पोजिशन ऑफ सन विज़ ये हमें 1000 वर्ष पहले से पता था, और उसके बाद भी हमें पढ़ा दिया गया कि हम जो है अवैज्ञानिक थे। और जो लोग कहते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता था, जो ये कहते थे कि पृथ्वी चपटी है, वो अपने आप को
विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बताते रहे और भारत के विज्ञान को यह कहते रहे कि भारत के लोग अवैज्ञानिक हैं। अगर हम भारतीय कैलेंडर की बात करें तो इन रेस्टलिस्ट ने, वामपंथी जो हमारे लोग थे उन लोगों ने, या ऐसी विचारधारा जो राष्ट्रत्व को हानि पहुंचाने वाली विचारधारा थी, या ऐसी विचारधारा जो एक पैन इंडिया आइडेंटिटी को जो है सहन नहीं करती थी, उस विचारधारा के द्वारा जब भारतीय कैलेंडर की रचना की जा रही थी तो 1957 में भारत की सरकार ने इसके लिए एक समिति बनाई और उस कैलेंडर सुधार समिति ने 1957 में अपना प्रतिवेदन दिया। उसी को एक बिल के रूप में भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया और 28 मार्च 1957 को भारतीय संसद ने जो कैलेंडर भारत के लोगों के लिए लागू करने की अनुशंसा की थी एक कानून के रूप में, उस कैलेंडर के अंदर जो भारत का पंचांग आधारित कैलेंडर है उसको प्राथमिक स्तर पर रखा गया था, उसको प्राइमरी माना गया था, और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो आज हम देखते हैं उसको सेकेंडरी माना गया था। और उस कैलेंडर का प्रारूप आप जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे तो वो प्रारूप भी वहां पर दिया गया है, लेकिन एक तरह का षड्यंत्र भारत के लोगों के साथ किया गया और ग्रेगोरियन कैलेंडर के जो अंक थे वो बड़े रूप में दर्शाए जाते हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का जो पंचांग आधारित कैलेंडर है वो कहीं ना कहीं उसमें पीछा रखा जाता है। खैर, कैलेंडर हम लोगों का नववर्ष में है। सामान्यतः हमारा नववर्ष जो है मार्च से प्रारंभ होता है और 2000 वर्षों से मार्च से प्रारंभ होता है। अब कभी कभी अप्रैल के प्रारंभ में भी हमारा नववर्ष पड़ता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के जो 8 महीने हैं, आप हैरान होंगे कि जो 8 महीने हैं उनके नाम किसी वैज्ञानिक तरीके के नहीं हैं, उनके नाम राजा रानियों के नाम पर हैं। और ये राजा रानी कौन थे? जेनस के नाम पर जनवरी हो गया, अगर देखा जाए तो फेबस एरिया के नाम पर फरवरी हो गया, जो मार्च था उसके नाम पर मार्च हो गया, एस्पायर के नाम पर अप्रैल हो गया, जो मई मैया थी जिसका नाम मरकरी मैया था उसके नाम पर मई हो गया, जीएस के नाम पर जून हो गया, जूलियस के नाम पर जुलाई हो गया, अगस्तस के नाम पर अगस्त हो गया। लेकिन 4 महीने जो हैं उनके नाम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उनके नाम किसी राजा रानी पर वो नहीं रख पाए। और ये जो 8 नाम इन्होंने महीनों के रखे हैं, ये 8 नाम में भी राजा का स्टेटस कम ज्यादा बढ़ाने के लिए किसी महीने में दिन ज्यादा बढ़ा किए गए हैं, ज्यादा संख्या रखी गई, किसी में कम किए गए हैं। तो भारत का कोई भी महीने का नाम किसी राजा वाजा के नाम पर नहीं है। भारत का कैलेंडर पंचांग पर आधारित है और पंचांग यानी 5 अंग जब इनको हम देखते हैं तो ये होते हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। जब तिथि की हम बात करते हैं तो सूर्य चंद्रमा के अंतर को तिथि कहते हैं। जो पूर्ण ग्रह हैं वो 7 माने गए हैं, उनके नाम पर जो हमारे जो वार पड़े हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो रखे गए हैं। और नक्षत्र यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टेलेशन वाज द ओनली विद द इंडियन कॉन्सेप्ट, यानी कि तारों का जो पैटर्न है, यानी प्लेनेट तो आपको पता है लेकिन उस प्लेनेट के पीछे तारों का पैटर्न क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। और ये जो था, यानी ये बात सिद्ध करती कि भारत हैव टू हैव नॉलेज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, यानी नक्षत्र की जो कल्पना हमारे यहां की गई थी वो अभूतपूर्व कल्पना थी। और उसके बाद योग है, वो 13 अंश और 20 कला चंद्रमा की उसके आधार पर है। जो करण है वो तिथि के आधार पर है। कुल मिलाकर ये हमारा एक पंचांग का जो है ढांचा था। 12 राशियां हमारी थी। अब राशियां भी हम देखें जो हमारे कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण अंग है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालने वाली हैं, तो उसमें राशि 12 रखी गई, यानी जोडिएक को 12 पॉइंट पर सेट किया गया। और ये राशि कोई ऐसा नहीं कि हमने जीव जंतुओं के नाम पर रख दी, ये 12 राशियां आकाश को 12 भागों में बांटा गया है और जिस भाग की रचना जिस आकृति की है उसको पहचानने के लिए उसका नाम रखा गया है। और यह भी देखा जाए तो मनुष्य का शरीर 5 तत्वों के आधार पर बना है। और जब ये राशियों का हम कल्पना करते हैं तो जो शुरू की 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन, ये जल तत्व के आधारित हैं। और जो मेष से धनु है वो अग्नि तत्व की आधारित हैं। और मिथुन, तुला, कुंभ जो है वो वायु के आधार पर आधारित हैं। और जो वृषभ, कन्या, मकर है वो पृथ्वी की हैं। और चूंकि आकाश में ये सब चीजें हैं इसलिए 5वां तत्व आकाश को इनके साथ समाहित माना गया है। तो
पूर्णिमा के बाद का जो पहला दिन होता है वो प्रतिपदा कहलाता है कृष्ण पक्ष की, और जो अमावस्या के बाद का पहला दिन होता है वो कहलाता है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तो भारतीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र है, यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मून विल बी, जिस चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, अगर वो चित्रा नक्षत्र में होगा तो हमारे महीने का नाम चैत्र रखा गया, अगर वो विशाखा नक्षत्र में होगा तो हमारे महीने का नाम वैशाख रखा गया, अगर वो ज्येष्ठा नक्षत्र में रहा है तो हमारे महीने का नाम ज्येष्ठ रखा गया। यानी कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक तरह से वैज्ञानिक गणना पर आधारित था। लेकिन जो 4 नाम है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये उन लोगों को नहीं पता। जैसे मैंने बताया कि जोडियक को 12 भागों में बांटा गया है, तो आकाश को अंबर भी कहते हैं। तो जब सूर्य आकाश के अंबर के 7वें हिस्से में रहता है तो सप्तंबर कहलाता है, जब 8वें हिस्से में रहता है तो अष्टंबर कहलाता है, जब 9वें हिस्से में अंबर के सूर्य रहता है तो नवंबर कहलाता है, और जब 10वें के हिस्से में सूर्य रहता है तो दिसंबर कहलाता है। अब लॉजिकल क्या है? लॉजिकल यह है कि आपने तो सिविल ड्रा कर दी। लॉजिक ये है कि भाई आप बता दीजिए, और वो भी इसी सीक्वेंस में के 4 नाम कहां से आए, तो उनके पास नाम नहीं। अब दूसरी चीज और मैं आपको बताता हूं, जब आपने 12 महीने किए तो आपने राजा रानी के नाम पर जब अपने महीनों के नाम रखे तो कोई महीना बड़ा किया, कोई छोटा किया, तो जो संख्या पूरी होगी वो अंतिम महीने से ही होना चाहिए। तो आपके हिस्से से अगर नववर्ष आपका जनवरी में प्रारंभ होता है तो ये दिसंबर में से कम होना थे, ये फरवरी में से कम क्यों हो रहे हैं? फरवरी में से कम इसलिए हो रहे हैं कि फरवरी के बाद मार्च का महीना प्रारंभ होता है, और मार्च के महीने में हमारे यहां चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है। इसका मतलब यह है कि हजारों वर्षों तक पूरी दुनिया भारत के ही नववत्सर को फॉलो करती थी। ये बाद में रेशनलिस्ट ने, बाद में पश्चिम के लोगों ने भारत के संवत्सर को जो है नकारते हुए अपना अवैज्ञानिक कैलेंडर हमारे ऊपर लागू किया। और इसका एक सबूत मैं आपको और देता हूं कि आज भी जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से ही प्रारंभ होता है, जो कि चेंज किसी कारण से वो नहीं कर पाए। तो ये फाल्सिफिकेशन की जो थ्योरी है उसके आधार पर मैंने आपको ये चीज बताई। अब एक और चीज, अब बात चली है तो एक और चीज भी हम समझ लेते हैं कि हम अवैज्ञानिक थे या नहीं थे। इस चीज को हम जब देखते हैं तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की बात आती है। सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, तो ये हमारे ऋग्वेद में लिखा है, और ऋग्वेद को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की संज्ञा दी है। आज भी जो उसकी पांडुलिपि है वो पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च सेंटर में सुरक्षित रखी हुई हैं, उन पांडुलिपियों को जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की संज्ञा दी है। और उसमें यह बताया गया है कि ऋग्वेद के अनुसार अत्रि ऋषि के परिवार को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी थी। लेकिन वर्तमान में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की जानकारी के लिए साइंस के जिन सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है वो होता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का सिद्धांत, वो होता है रिलेटिविटी का सिद्धांत, वो होता है लाइट का सिद्धांत, तो होता है इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। अगर हम आपके सिद्धांत के आधार पर देखें तो 1920 में एडविन हब्बल ने जब एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की खोज की थी, उसके पहले एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स क्या है ये पश्चिम के लोगों को नहीं पता था। जब 1916 में आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी की खोज की तब रिलेटिव मोशन ऑफ प्लेनेट क्या है यह भी आपको पता नहीं था। जब 1900 में मैक्स प्लैंक ने लाइट की क्वांटम थ्योरी की खोज की, फोटॉन्स वाली, उससे पहले आपको प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की भी जानकारी नहीं थी। और जब 1900 में मैक्स प्लैंक ने 1897 में जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की, उसके पहले एटम अनडिविजनल है ये भी आपको नहीं पता था। और सबसे बड़ी बात ये कि 1633 में आप गैलीलियो को फांसी इसलिए दे रहे थे क्योंकि उसने कह दिया था कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये गलत है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये गलत है। और आपकी बाइबल में लिखा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए आपने उसको फांसी दे दी 1633 में। यानी कि 387 साल पहले आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी नहीं थी, जबकि भारत में युधिष्ठिर के समय से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी के साथ कैलेंडर को लिखने की परंपरा थी। और उसके बाद भी हमें पढ़ा दिया गया कि हम अवैज्ञानिक थे, हमारे पास साइंस की कोई जानकारी नहीं थी। वास्तव में
इसी ज्ञान के कारण भारत को विश्व गुरु भी कहा गया है, भारत को भारत माता भी कहते हैं और पुल्लिंग में आते हैं तो जगत गुरु भी कहते हैं। तो इतने विराट ज्ञान के बाद भी हमें अवैज्ञानिक कहलाना कहीं ना कहीं भारत की मेधा के साथ एक अन्याय है और विचार प्रवाह इसी मेधा को फिर से पुनर्जित करने के लिए भारत कल आजकल जैसे कार्यक्रम कर रहा है। अब रेशनिस्ट थिंकर ने 3 पीढ़ियों तक हमें यही चीज बताई, तो हमें भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी ये बात बैठ गई। वास्तव में कोई अवैज्ञानिक वैज्ञानिक वाला विषय नहीं था, ये विषय ऐसा था कि एक दूसरी तीसरी के बच्चे को अगर 4+3 करना सिखाया जाए तो उसके लिए पहले 4 लाइन खींचेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 लाइन खींचेंगे, फिर उनको जोड़ के बाद में 7 लिखेंगे। अगर उसी बच्चे के सामने उसके टीचर से पूछा जाए कि 4 और 3 कितने होते हैं, तो खटाक से बता देगा कि 7 होते हैं। तो उस बच्चे के लिए तो वो गलत है, अवैज्ञानिक है। वास्तव में कुछ वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक नहीं था, यह मेंटल लेवल का अंतर था और पश्चिम का मेंटल लेवल इस स्तर का नहीं था कि वो हमारे स्तर पर आ सके। इसलिए उन्होंने हमें अवैज्ञानिक बताने का एक जो है एक तरह से प्रहसन जिसको हम बोल सकते हैं वो किया। अब भारत की जो गुरु शिष्य परंपरा है, चूंकि शिक्षक समाज हमारे बीच में आज अधिक मात्रा में है और धीरेन्द्र जी का आग्रह भी था कि आप जो है शिक्षक समाज या शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। तो गुरु शिष्य परंपरा भारत में कालांतर से थी, हमारे कॉन्सेप्ट कालांतर में वेस्ट के इन्फ्लुएंस में भी आ गए और आज भी हम कहीं ना कहीं डिग्रियां लेते हैं, कहीं ना कहीं सभी ने डिग्रियां ली हैं। तो डिग्री जब हम लेते हैं तो एक कार्यक्रम होता है जिसको कन्वोकेशन कहते हैं, उसमें कहा जाता है दीक्षांत समारोह, शिक्षांत समारोह नहीं कहा जाता। उसमें शब्द क्या होता है, दीक्षांत समारोह। यानी हमारे यहां कहीं ना कहीं दक्षता की बात, स्किल की बात, कौशल की बात करने की बात थी और वो दक्षता अब आप सीख चुके हैं, अब आप जीवन में आगे समाज में परिवार में जाकर अपनी दक्षता के आधार पर अपना जीवन यापन करेंगे, ये बात जो है वहां पर सामने आना थी। तो हमारे यहां किस गुरु से दीक्षा ली ये महत्वपूर्ण था, किससे शिक्षा ली ये महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि शिक्षा लेने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए मैं विधि का प्राध्यापक हूं, अब मुझे रुचि होगी अर्थशास्त्र में, मैंने बाजार से जाकर 30-40 किताबें अर्थशास्त्र की अच्छी से खरीद ली, 2-1 साल में उनको पढ़ लिया, मैं अर्थशास्त्र का विद्वान हो जाऊंगा। तो मुझे शिक्षा लेने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। और जो गुरु शब्द की परिभाषा है उसको भी हम इस संकल्पना की दृष्टि से देखें तो परिभाषा क्या है, गु शब्द का अर्थ अंधकार और री शब्द का अर्थ उसका निवृत्त करने वाला। तो एक श्लोक है, गु शब्द से तू अंधकारस्यात्, रु शब्द तू निर्वृत्तिका, अंधकार निर्वृत्तिवाद गुरु रिक्ति विद्यते, यानी अंधकार का निवारण करने वाला गुरु है। परंतु शिष्य की परिभाषा क्या है, शिष्य की परिभाषा यदि किसी से पूछते हैं तो बताने में कहीं ना कहीं असमर्थता आ जाती है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड शिष्य? तो शिष्य शब्द जो है आजकल हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो भाषा है वो अंग्रेजी के इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आ गई है। तो मूल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से हम कहीं ना कहीं अलग होते जा रहे हैं। तो हिंदी या संस्कृत में एक शब्द होता है शेष, रिजिजुअल, जिसको हम बोल सकते हैं कितना शेष बचा। तो शिष्य इज द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड शेष, यानी जो शिष्य है उसका जो है इसको एडजेक्टिव हम कह सकते हैं, क्योंकि पश्चिम के कॉन्सेप्ट में यह था कि किसी व्यक्ति को जो है ज्ञान देना है तो उसमें सर्टेन थिंग्स, सर्टेन कॉन्सेप्ट, सर्टेन सब्जेक्ट उसमें इंपार्ट करो। किसी व्यक्ति को जो अगर विद्वान बनाना है तो उसमें सब चीजें इंपार्ट करो। लेकिन हमारे यहां संकल्पना कहती है कि देना नहीं है, इंट्रोड्यूस नहीं करना है, क्योंकि उसका स्वरूप तो जो विद्यार्थी है उसका स्वरूप तो प्रारंभ से ही ब्रह्म का है। हमारे यहां कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, अगर मैं ब्रह्म हूं तुम क्या हो, तत्वमसि, फिर हम तुम ब्रह्म है तो बाकी लोग क्या हैं, तो अयम आत्मवहम। क्यों? क्योंकि हमारे यहां यह माना गया था कि प्रज्ञा नाम ही ब्रह्म है, इसलिए हमने अपना विद्यार्थी में भी ज्ञान की। तो उस पर जो माया का आवरण सेटल हो गया था, उस माया के आवरण को जो हटाना है, और जो जो आवरण हटता जाएगा और नॉलेज उभर कर सामने आने लगेगा। इसलिए जब माया का आवरण हटाते हैं और जब माया का आवरण हट जाता है, जो शेष बचता है वही शिष्य कहा जाता है।
इसलिए उसकी परिभाषा। और जब वो शिष्य किसी संस्था का